beneficence. It is the act of best interest of the patient and balance benefits between risk. For example, हम किसी की एक बेबी का डिसीजन ले रहे हैं और उसकी अर्ली डिलीवरी हमें करानी है, तो वो डिसीजन जो होगा वो डॉक्टर ले रहा है, तो वो उसके बेनिफिट में ले रहा है, इन द बेनिफिट ऑफ दैट पेशेंट। तो वहां पे बेनिफिशंस आती है और वहां पे आपको एथिकली डिसाइड करना होता है कि ये बेनिफिट जो है मैं मदर को दे रही हूँ, पेशेंट को दे रही हूँ, यानी बेबी को दे रही हूँ, या अपने आप को दे रही हूँ। तो वहां पे आप एथिकली अपने आप को आपने डिसाइड करना होता है कि yes, we are giving a benefit to my patient and the mother. Patient means baby and the mother. The benefit that medicine is competent to seek for patients are the prevention and management of the disease, injury, handicap, and unnecessary pain and suffering, and prevention of premature or unnecessary death. For example, आपने कोई पेशेंट का डिसीजन लेना है कि जी मैंने ये प्रोसीजर कर देना है। अगर मुझे ये प्रोसीजर करना है और पेशेंट इज नॉट विलिंग या पेशेंट को नहीं समझ आ रहा, तो हमने डिसीजन लेना होता है कि हमने उसको वेंटिलेटर पे डालना है, नहीं डालना है, क्या करना है, मतलब ये हमारे डिसीजंस हो। Then autonomy means to respect the right of the individual. Every individual has the right. The respect of autonomy enters a clinical practice by an informed consent. यानी कि अगर आप ये कहें कि नहीं जी पेशेंट आया, मुझे उसको ऑपरेट करना, मैं थिएटर में ले जाता हूँ, बात खत्म हो गई, मैंने ऑपरेट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है कि यू हैव टू टेल दिस प्रोसेस टू द पेशेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन. The process is usually understood to have 3 elements: disclosure, right? 3 elements जब भी आप इन्वॉल्व करते हैं तब हम उसको ऑटोनॉमी इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, जिसमें disclosure by the physician to the patient's condition and its management, understanding of that information by the patient. यानी आपने बोल तो दिया कि मैं आपकी सर्जरी करूंगी क्योंकि ये होगा और आपका यूट्रस भी हम रिमूव कर देंगे, ये कर देंगे, पता चला पेशेंट को बात कुछ भी समझ नहीं आई, या आपने उसकी लैंग्वेज में बात नहीं की, या आपने मेडिकल जार्गन्स में बात की और पेशेंट को बात नहीं समझ आई, तो अगेन इट इज नॉट एथिक. ठीक है. देन the third component is a voluntary decision by the patient to authorize or refuse the treatment. जैसे कि हम किसी भी प्लेसेंटा परक्रीटा में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, फिर हम ये समझते हैं कि पेशेंट को बात समझ आ रही है कि हमने उसकी यूट्रस भी रिमूव करनी है, ऐसा नहीं कि वो विदाउट इसके समझे और वो चला जाए. और तीसरी बात ये कि अगर वो वॉलंटरी डिसीजन उसको हम लेते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट रिफ्यूज करती है कि नहीं मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, तो फिर यू कैन ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू गो टू अनदर कंसल्टेंट और टू जॉइन समवेयर एल्स बिकॉज शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट केपेबल ऑफ टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड. लेकिन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Non-maleficence means that the health personnel should prevent causing harm and in the best understood as expressing the limits of beneficence. This is commonly known as primum non concern, or whatever we are doing, it is that we are doing it not to harm the patient. आपने हमेशा बात करनी है कि you are not going to harm the patient और आपके उससे benefit मिलेगा. Justice. Justice signifies to treat patients fairly and without unfair discrimination. There should be fairness in the distribution of benefits and risks. Medical needs and medical benefits should be properly weighed. मतलब आपको मेडिकली उसको एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि जी मेरा इस वक्त ये है कि मैं जरा सा जल्दी घर चली जाऊं या मुझे अपना कोई काम है या मैं ट्रैवलिंग पे चली जाऊं तो मैं काम करती हूँ, मैं पेशेंट को डिलीवर करा के चली जाती हूँ. नो. If it is medically needed or the patient will have medical benefits, then you have to do justice with the patient. Confidentiality means आपने patient की एक एक बात को confidential रखना है. You have to keep the confidentiality उस patient की और हमारी. अगर एक पेशेंट आपको मना कर देता है जो कि एक इंटेलिजेंट पेशेंट है, जो कि सेम पेशेंट है, तो आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं कर सकते. फर्ज करें वो आपको इजाजत नहीं देता कि मैं इस बात को मेरी फैमिली को पता चले, मुझे पता है बस दैट्स इट, तो फिर आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है. यू आर नॉट गोइंग टू टेल द फैमिली.
Veracity means being truthful to the patient. जो बोलो सच बोलो. It is patient's right to know what she can tell and who she would like to know her diagnosis. ठीक है. आप पेशेंट की मर्जी के अगेंस्ट नहीं जा सकते. आपको पेशेंट ने एक चीज मना की कि आप मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स को ना बताएं, आप मेरे इन लॉज को ना बताएं, और आप बाहर जाके समझेंगे नहीं जी मैं तो सबको बताऊंगा और सब में शोर में जाऊंगी तो मेरी बड़ी वाहवाह होगी. नो, दैट इज वेरी अनएथिकल. इफ द पेशेंट डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज हर डिजीज, वो कहती है सब मेरे हस्बैंड को पता और किसी को ना पता, तो फिर आपका राइट नहीं है कि आप जाके किसी और फैमिली मेंबर को बताएं. Battery. The procedure is performed against patient's express wishes. हमें मल्टीपल जगहों पे करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट एक टॉपिक के साथ आ गई है और वो रप्चर्ड एक टॉपिक है. वी नो एज अ डॉक्टर कि शी विल डाई if not operated, फॉर एग्जाम्पल. तो हमें वहां पे खुद डिसीजन लेना होता है. Next to kin cannot give consent on behalf of competent persons, and particularly after refusal of competent person. Competent person का मतलब ये होता है कि वो पेशेंट जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता हो और वो उस वक्त अपने पूरे होशो हवास में. तो अगर वो आप कर रहे हैं तो आप उसी को बताएंगे, ये नहीं है. इसकी और इजी एग्जांपल ये फर्ज करें मैंने वो करना है. एक टॉपिक का ये सबसे कॉमन होता है जो आप लोग देखते हैं. अगर एक पेशेंट नहीं चाह रही है कि उसकी सर्जरी ना हो तो आप अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करें और फिर जाके आप उसकी सर्जरी को प्लान करें. लेकिन आपको इस हद तक जाना पड़ता है और हमें बहुत सी दफा करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट जो है वो दे डोंट अंडरस्टैंड देयर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. तो वो बहुत सी दफा मना कर देते हैं कि नहीं मेरी तो ऑपरेशन हुआ है या मेरे पास पैसे नहीं है या जो भी कुछ है. तो आपने उसको ये नहीं कि जी रिश्तेदार से इजाजत की, मरीज से नहीं बताया, आपने पेशेंट से विश लेनी होती है. Paternalistic approach. If there is a several approaches to one problem and the patient is not briefed about them and doctor makes decision of doing example certain type of surgeries himself or herself, this is called paternalistic approach. पेशेंट को अपनी किसी सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और हमने उसको नहीं बताया, लेकिन जब हम उसको ऑपरेट कर रहे थे और उस वक्त हमें नजर आया कि ये इश्यू अगर हम छोड़ देंगे तो कल को उसको दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है. या एक आपने एक ऑब्स्टेट्रिक डिलीवरी किया, उसके अंदर उसकी कोई वेसल ब्लीड कर रही है या उसका कोई ऐसा पोर्शन है जो कि सिस्ट का, जो कि अगर हम नहीं निकालेंगे तो उसको विद इन फ्यू डेज दोबारा उस सर्जरी के लिए आना पड़ेगा. तो बेस्ट वे इज कि आपने पेशेंट को तो नहीं बताया, आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करें और आके आप उसकी सर्जरी को कंप्लीट करें. पेशेंट्स राइट. पेशेंट के बहुत सारे राइट होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द राइट्स आर गिवन टू द पेशेंट. नंबर 1, you should be treated with respect and dignity. आप डॉक्टर हैं, इसका मतलब नहीं कि आप उसके साथ बदतमीजी करें. आप सीनियर लेवल पर आ गए हैं या आप जूनियर लेवल पर आ गए हैं तो आप पेशेंट के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, उसको उठा के धुतकार नहीं सकते. आप ये नहीं कह सकते उठो यहाँ पे क्यों बैठे हो, चलो उधर चले जाओ, उधर जाओ. वी हैव टू रिस्पेक्ट पेशेंट. एंड अगर एक पेशेंट पेन में आया है और वो चिल्ला भी रहा है, चीख भी रहा है, तो देन यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ. द डॉक्टर्स हैव टू and they have to rather behave के बजाय आप इसका वर्ड हम यूज करते हैं कि whatever the patient is saying and doing you have to respect. दूसरा, उसकी डिग्निटी. डिग्निटी मीन्स कि आप 50 मरीज और पड़े उसके सामने आप एक्सपोज करके उसको एग्जामिन कर रहे हैं. दैट इज द डिग्निटी ऑफ द पेशेंट. यू कैन नॉट डू दैट. अगर आपने उसको करना है तो आप उस पर शीट डालें, उसको कवर करें, सिर्फ उतना पोर्शन एक्सपोज करें जो आपने एग्जामिन करना है. Without reference age, material, socio-economic, ethnic, national, political, mental, physical, religious status. जी इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बहुत ही गरीब सा मरीज आ गया है तो आपने उसको कहा कह रहे छोड़ो ये तो गरीब सी मरीज है, बिल्कुल जाहिल सी है, कोई मसला नहीं है, खोलो यहीं पे इसको एग्जामिन कर लेते हैं. और स्पेशली जब आप एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आप किसी
पेशेंट को एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो यू शुड सी इन द सराउंडिंग्स कि आप उस पेशेंट की कितनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अदर पेशेंट्स। अगर किसी एक गरीब ने आपको पुअर पेशेंट है और उसने आपको इजाजत दे दी है, या एक इलिटरेट पेशेंट है उसको नहीं पता, उसने आपको इजाजत दे दी कि आप उसको एग्जामिन करें, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पेशेंट्स। Then the other is the right to use informed choice in care by having access to relevant information upon which decisions are based. ये नहीं है कि जी ये तो मुझे ऐसे गरीब से लोग लग रहे हैं और ये तो बहुत पढ़े लिखे से लोग नहीं लग रहे हैं, तो भाई इनमें से एक बात करो, इनको ये दो बातें तो नहीं बताओ, वरना दिमाग खाएंगे, जल्दी जल्दी बस बोल दो कि हाँ हाँ आप आ जाइए और हम आपके साथ ये करेंगे। ऐसा नहीं होता। जो भी है, चाहे उसको नहीं समझ आ रहा, उसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही, आप उसका ट्रांसलेटर बुलवाइए, कहीं से आप उसको इंफॉर्मेशन दिलवाएं कि उस पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम कोर्जन इन डिसीजन मेकिंग, वो मना भी कर सकता है आपको कि नहीं मुझे ये नहीं करवाना। पेशेंट का डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट टू एक्सेप्ट और टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, मना कर सकता है नहीं मुझे नहीं कराना। हमने किसी की स्ट्रिक्ट नहीं करनी, हमने कहा जी ब्लीडिंग हैवी हो रही है, आपको हर सूरत में आना होगा, हर दफा ब्लड लगता है, ये होता है, नहीं मानती तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप उसके करेंगे, उससे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देके उसको भेज देंगे। राइट टू फुल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन केयर। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, दे वांट टू गेट ऑपरेटेड इन अ प्राइवेट सेटअप इन अ गुड हैंड। वो कहते हैं कि नहीं जी हमें गवर्नमेंट में नहीं जाना, वहां हमारा अच्छा ट्रीट नहीं होता, ये करता है, लेकिन उसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो अगर वो आपसे अपने फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस कर रहा है और आपने उसको सुनना है, सुनने के बाद जो वो कह रहा है उस तरह की चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे जी मैं जो हूँ वो बहुत ही फैंसी सर्जरी करूंगी और मैं आपकी उसके बाद स्किन पे प्लास्टिक ग्राफ्ट लगवा दूंगी और ये कर दूंगी और आप ये हो जाएंगे। वो कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वट एवर इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, जो इम्पोर्टेंट है वो आपने करना है और उसके फाइनेंशियल इश्यूज को बहुत देखना है। फाइनेंशियल इश्यूज में पेशेंट को आपने एडमिट कर लिया, आपने 6 दिन पहले 4 दिन पहले एडमिट कर लिया, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसको जो हूँ ना वो मेरे पास रहेगा, या 4 दिन आपने पोस्ट ऑपरेटिव एडमिट कर लिया तो जी ये तो मेरे पास रहेगा, तो मैं अपने सामने देखती रहूंगी, सुबह आऊंगी देखूंगी शाम। इफ यू रियली नीड, टेल द पेशेंट। इफ यू डोंट नीड, देन लुक फॉर द फाइनेंशियल फैक्टर्स कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसको कोई और ऑप्शन दे दें या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर दें, ताकि वो आपके पास से वो जो आपने फाइनेंशियल बातें कर रहे हैं वो आपको, आप उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें। Then the right to know who will participate in her care and obtain additional consultation of her choice. एक पेशेंट को हमने ऑपरेट किया फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक पेशेंट मेरे अंदर आके एडमिट हो गई, लेकिन वो ये उसके साथ साथ हमें जो है वो किसी और सब स्पेशलिटी या स्पेशलिटी की नीड है, तो हम क्या करेंगे कि हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें भी। अगर पेशेंट किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंट की बात करता है कि नहीं मुझे फला से ही चॉइस लेनी है या उसी से ओपिनियन लेना है, तो वी हैव टू फॉलो दैट। The right not to be abandoned, neglected or discharged from care without an opportunity to find other health providers. ये नहीं कि आपने उसको अपने पास एडमिट किया और आपने उसको जो है वो निग्लेक्ट कर दिया, पड़ी हुई है, आपने दाखिल तो किया था कि जी मैं तुम्हारी मॉनिटरिंग करूंगी, लेकिन वो मॉनिटरिंग हो रही होगी, किसी एक स्टाफ के हवाले कर दिया, उसके बाद आपने फॉलो ही नहीं किया, ठीक है, और यह आपने डिस्चार्ज कर दिया। इफ द पेशेंट इज abandoned, neglected or discharged from care without any opportunity to find other health providers, यानी कि आपने दूसरी हेल्थ प्रोवाइडर्स के विदाउट उसको, आपने कहते ठीक है आप घर चले जाइए हमारा कोई कंसर्न नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको टिल द एंड पेशेंट की के साथ उसको वर्कअप करना होगा कि मैं किस तरह से इसको कौन सी चीज प्रोवाइड करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो ये है कि आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी रीडिंग्स भी सही होती है, आपने कहा नहीं हो सकता है प्रोबेबली ये आगे जाके खराब ना हो, तो भाई ठीक है, अगर आगे जाके खराब होगा तो आप पेशेंट को समझाएं कि हम ओपन है
आप दोबारा आ जाइए, आप सुबह जाती हैं, 2 घंटे बाद आपको लगता है आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप दोबारा आके एडमिट हो जाए, हम आपको विलिंगली लें। पेशेंट आपके पास से नाराज होके जाता है, चीख चिल्ला के जा रहा है, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जा रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा कि आप सिर्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से पेशेंट्स को नहीं समझ आती ये बात कि जब तक कि कोई चीज इंटरवेंशन ना हो, समझते हैं कि आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उसको उस गुस्से में या उस बात पे आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। और अगर आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया या मर्जी से पेशेंट अपनी मर्जी से भी ले गया, लेकिन वो 2 घंटे के बाद आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको हम एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये हरकत की और फला किया। आपने उसको एक्सेप्ट करना होगा और आपको फिर दोबारा उसको रीएडमिशन देना होगा और वही केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर देनी होगी जो आप पहली ओपिनियन में दे रहे थे। Then right out to absolute privacy except where this right is preempted by law. ठीक है, आप privacy रखें, लेकिन अगर बाय लॉ आपको कहीं पे कोई चीज उसकी बतानी पड़ रही है तो यू हैव टू गो विद द लॉ. Competent delivery services, every individual has the right to receive a treatment by a competent healthcare provider who knows to handle such situations quite well. According to the laws, medical negligence is shown when the following 4 elements of all established by complaining party. Legal duty of care must be owed by a provider to the complaining party. डेफिनेटली हेल्थ केयर जो होती है वो हर एक की जरूरत होती है, और हर एक की जरूरत का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि आप इवन एक गवर्नमेंट सेटअप में हैं और डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्वीपर्स होती हैं, जो वो हाउसकीपर्स होती हैं, वो एज अ ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स या दाइयाँ बनी हुई होती हैं। आपको पता है कि अच्छा ये औरत कराती है, तो आपने जो है वो कह दिया कि हाँ हाँ मैं बैठी हूँ, जाओ तुम करा कर आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। वो जिस लेवल ऑफ केयर के लिए आई है, आपने वही लेवल ऑफ केयर उस पेशेंट को देना है। आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते। एक एक डिलीवरी फॉर एग्जांपल ब्रीच डिलीवरी है जो कि डिफिकल्ट होती है, वो कोई भी जूनियर नहीं कर सकता। अगर वो किसी सीनियर लेवल की है तो द सीनियर मोस्ट डॉक्टर हु इज अवेलेबल एट दैट टाइम शुड कम फॉर द डिलीवरी एंड डिलीवर द पेशेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहाँ के ऊपर हम कहते हैं कि हमें एथिकली हमें यहाँ पे बिहेव करना होता है। Then ethical decisions in reproductive health of women, for example, gynecological practices आ गई, beneficence आ गया, based and autonomy based clinical judgments in gynecological practices are usually in harmony, like management of ectopic pregnancy. Sometimes they may come in conflicts. In such situation, one should override the other. Their differences must be negotiated in clinical judgment and practice to determine which management strategies would protect and promote patients' interest. एक जगह से आया मरीज, उसने कहा कि नहीं जी, उन्होंने तो कहा कि जी आप मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, मैं आपके हॉस्पिटल में आया हूँ, आप मेरा मेडिकल ही करेंगे। हो सकता है जब वो पहले हॉस्पिटल में कहीं हो, उधर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, लेकिन जब वो आपके पास आया तो वो क्राइटेरिया चेंज हो गया, और वो क्राइटेरिया जो है वो आपका जो है वो क्लिनिकल उसके अंदर चेंज हो गया और पेशेंट की रप्चर्ड एक्टोपिक हो गई। तो अब सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया, यानी कि आपका पेशेंट जो है वो can go into hypovolemic shock if you do not manage the patient. तो यहाँ पे आपकी क्लिनिकल जजमेंट पे बनेगा और आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं और आप उनसे बिल्कुल क्लियरली कहेंगे कि नो, माय डिसीजन इज दिस which is in the benefit of the patient. There are obvious benefits based and autonomy based obligations to the pregnant patient, while the health professionals perspective on the pregnant woman's interest provides the basis of beneficence based obligations. यानी कि उसको किस चीज में बेनिफिट मिल रहा है, हमने कहाँ उसके बेबी को डिलीवर करा देना है ऑब्स्टेट्रिक वाली के, कि उसको बेबी एक हेल्दी कंडीशन में मिले, रादर देन चाहे वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है, लेकिन हमने पेशेंट की बेनिफिसेंस एंड ऑटोनॉमी उसको समझा के, उसको बता के, उसकी कंसेंट चॉइस लेके और ये बता के कि हम इसको अर्ली डिलीवर करा रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू बेनिफिट टू द बेबी. Her own perspective on the interest provides the basis of autonomy based obligations.
Because of insufficiency developed central nervous system, the fetus cannot meaningfully be said to possess values and own its interests. Therefore, there is no autonomic-based obligation to the fetus. A fetus is itself a patient, a living thing. तो बहुत सी जगहों पे ये भी डिस्कशंस और आए हैं कि जी क्या हम फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का हम एक बेबी अबॉर्ट करते हैं, अब वो बेबी जो है ब्रीदिंग तो ले रहा है, लेकिन हमें ये बात पता है कि वो मेडिकली आफ्टर डिलीवरी इनसफिशिएंट उसकी ब्रीदिंग होगी और बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, द बेबी विल डाई. सो व्हाट वी डू, वी इन्फॉर्म द पेशेंट बिफोर हैंड एंड विद द लैब्स, और फिर पेशेंट की कंसेंट से करते हैं. अच्छा, अब जब बेबी फॉर एग्जांपल डिलीवर होता है, चाहे वो मिसकैरेज की ही डेफिनेशन में आए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बेबी डिलीवर होने के बाद भी ब्रीथ कर रहा होता है, लेकिन वो बात है कि आप बेबी से पूछें तो कि वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो भी अलाइव है, लेकिन बेबी फीटस की इटसेल्फ कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, तो वो मदर की होती है और प्रैक्टिशनर की होती है. तो वहां पे हम फीचर्स को नहीं देखते. कभी कभी हमें मदर को और बेबी को अर्ली डिलीवर कराना पड़ता है, चाहे वो मदर ना भी चाह रही हो. अगर वो हाइपरटेंसिव या उसको फिट पड़ गया या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर मदर कैन हैव सिवियर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, सो वी मेक अ डिसीजन टू डिलीवर द बेबी अर्ली, चाहे बेबी उसके बाद अलाइव हो या ना हो, बट हमें ये करना पड़ता है. तो देन एथिक्स एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन, जहाँ पे पेशेंट्स इन्वॉल्व, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक जो आईवीएफ या असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं, जहाँ पे पेशेंट्स, हमारे यहाँ तो नहीं होता लेकिन डोनर इंसेमिनेशन है, आईवीएफ है, एग शेयरिंग है, फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो रिसर्च के लिए यूज करना है, या फिर उसको सरोगेसी में लेके जाना है, या फिर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आपके पास मिल गए हैं एंड दे आर नॉट वेरी गुड वंस टू बी केयर फॉर द फ्रीजिंग, तो क्या हमें उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए. um, this was a long debate and still it's a debate. Nobody knows कि आपके extra embryos जो बन जाते हैं IVF में, तो उन embryos को हमें क्या करना है. Do we need to throw them and discard them in a bin, या फिर हम उसको जो है वो discard ना करें और उनको हम patient से permission लेके research में डाल दें. First there is a big question whether the in vitro embryo is a patient or not. No, still we do not have an answer for that, because that patient does not have a feelings and cannot make decisions. So, but still बहुत सारे इस पे भी debate अभी कर रहे हैं कि हमें इधर के ethically कहाँ जाना चाहिए. It is appropriate to think that it is a pre-viable fetus and only the woman can give it the status of a patient. यानी अभी वो पेशेंट नहीं है जब तक वो एम्ब्रियो में. Hence, pre-implantation diagnostic counseling is non-directive, and counseling about how many embryos to be transferred should also be. अच्छा, डोनर इंसेमिनेशन दिस द इशू. अब ये हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं होता कि हम डोनर इंसेमिनेशन में, पाकिस्तान में नहीं होता, मुस्लिम कंट्रीज में यूजुअली नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं इंटरनेशनली काम करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डोनर इंसेमिनेशन, जहाँ पे वो सेमन दूसरे का डोनेटेड सेमन लेते हैं, ताकि स्पेशली वो पेशेंट जहाँ पे उनकी मेल फर्टिलिटी हो, ऐसे स्पर्मिक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हो, तो उधर वो किसी का डोनेशन ले लेते हैं या एग डोनेशन ले लेते हैं. तो चूंकि ये हमारे मुल्क में नहीं होता तो हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते, बट एनीवेज यू शुड नो इट कि ये भी एक एथिकल इशू है जो कि अब बहुत कॉमन हो गया है कि देयर आर any child can have 3 parents. एक वो जो कि उसका biological father है, एक वो कि जो उसका जेनेटिक फादर है, और एक उसका जो है वो मदर है. तो आप किस फादर से उसको बताएंगे कि ये है. बट इंटरनेशनली नाउ दे हैव डिसाइडेड that they usually disclose if the patient does. और किसी एक फोरम पे ये भी हुआ था
every child was standing with three parents, so they knew it, who was the father or who was the mother. So let me read this. The donor insemination raises the issue whether the child should be told about his genetic father or not, जिससे sperm लिया गया. Or egg sharing is also surrounded by many ethical issues. कि आपने अगर उस औरत के वो मेनोपॉजल है या फॉर सम रीजन उसका प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया, तो आपने अगर उसकी वो एग डोनेशन लिया है तो वो कहाँ से लिया है, तो आपको वो भी मदर बतानी पड़ती है कि किधर से. Ethics changes from time to time, keeping pace with changing social values, and surrogacy issue being an example. पहले surrogacy 100% नो था, अब surrogacy कुछ मुल्कों में आ गया है, surrogacy पाकिस्तान में अभी तक नहीं है. It was considered unethical few years back. Now, in recent issues of India Today, a lengthy article has appeared supporting surrogacy with the name of the center. The photos of the physician and number of the happy surrogate mothers is being shared. So, India तक में तो हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं. Policies regarding disclosure of test results should be included in the informed consent process. The genomic era poses challenges for the international community and research enterprises. Council for International Organization of Medical Sciences guideline should address the ethical issues of genetics. The goal is to care and protect greater sources of human sufferings and premature deaths and relieve pain and suffering caused by the disorder. ये बेसिकली जो पीजीएस होता है कि जब आप आईवीएफ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर होता है प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, जहाँ पे आप उनके स्क्रीन करते हैं जो एम्ब्रियोज अगर apparently they are good healthy growing but genetically if they are not healthy, तो आपको वो सारे जो डिजीज्ड एम्ब्रियोज होते हैं वो आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करने होते हैं और फिर उसको जो है आपने डिस्कार्ड करना होता है. या फिर पेशेंट अगर ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ सफरिंग इन प्रीमेच्योर डेथ टू रिलीव पेन एंड सब, मतलब अगर ऐसी कोई डिजीज है कि हमें पता चल गई कि अगर ये वाला हम एम्ब्रियो डाल देंगे तो इसमें ये जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है, बच्चा पैदा हो जाएगा लेकिन उसकी लाइफ जो है वो फॉर एग्जांपल 20 इयर्स है 30 इयर्स है, तो देन इट इज अगेन वो ये कहते हैं कि आप उसको इन्फॉर्म करें. जेनेटिकली बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये कि अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर है तो आप उसमें ट्रांसफर ना करें. अगेन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च एंड एथिक्स, वही सारे सवाल हैं जो कि आईवीएफ में थे. It involves the first and foremost it is to destroy a life by destroying a fertilized embryo. एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो है जब आप उसकी मॉर्यूला और ब्लास्टोसिस स्टेज पे होता है वहां पे हम या तो ट्रांसफर करते हैं या हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. तो उसमें ये क्वेश्चन है कि व्हेन द लाइफ स्टार्ट्स, अगर वो कहते हैं कि द लाइफ स्टार्ट्स एट ग्रेन्युलेशन, यानी कि मॉर्यूला के बाद जो अगली है जहाँ पे न्यूरॉन्स और प्रिमिटिव स्ट्रीक्स और वो बनना शुरू होती है वहां लाइफ है, तो फिर अगर पहले लाइफ नहीं तो फिर ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है. तो अगेन इट इज अ क्वेश्चनेबल एंड डिबेटेबल थिंग. When can embryo first feel pain or first suffer? Still they are looking for this one, but no answer is yet. They don't have any answer for this yet. The goal should be minimize the exploitation of human embryos at any stage of development. तो उन्होंने सबसे सिंपल यही कहा था कि हम लोग इन एम्ब्रियोज को रिसर्च में अगर यूज कर लें तो शायद ये सारे इश्यूज कवर अप हो जाएंगे. Reasons for obstetric medical legal aspects of obstetrics, there are many reasons जहाँ पे obstetrics में खास तौर पे हमारे पास litigations होती हैं और इसीलिए जो obstetricians जो होती हैं वो they are very stressed at all times, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमारे साथ ऐसी होती हैं जो कि अनफोर्सीन होती हैं और फिर वो litigations में change हो जाती है. लिटिगेशंस यूजुअली क्यों होती है? बिकॉज हमारी कम्युनिकेशन बहुत पुअर होती है, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिजीज बहुत पुअर होता है. हमें बातें सब पता होती हैं लेकिन हम पेशेंट को कन्वे नहीं करते. तो वो जाहिर बात है जो पेशेंट को पता नहीं है, आपने कहा मुझे पता चल गया कि एंटीपार्टम हैमरेज में बच्चा मर जाएगा, तो आपने पेशेंट को तो नहीं बताया, आपको पता है लेकिन आपने उसी वक्त बताना है कि जी एंटीपार्टम हैमरेज हुआ है, हमें नहीं पता कि विद इन अ मिनट मरेगा
या फिर इसकी डेथ जो है वो मतलब हम डिलीवर भी इसको लाइव करवा लेंगे। तो एंटीपार्टम हेमरेज जब माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, तो उसमें बेबी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन सिवियर हेमरेज जो है उसमें बेबी सर्वाइव नहीं करता। और आपका बुक पेशेंट हो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल फॉर सम रीजन एडमिटेड हो और ऑल ऑफ अ सडन उसको एंटीपार्टम हेमरेज हो जाता है, तो आपको नहीं पता होता, बट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एंड दिस इज द पॉइंट वेयर लिटिगेशन कैन हैपन। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में हम इस तरह की काउंसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जी अगर ये एंटीपार्टम हेमरेज हो गया तो हम में से किसी को भी नहीं पता चलेगा और दे कैन हैव अ फीटल मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी। देन आपने डायग्नोसिस नहीं बनाई, आपने इन्वेस्टिगेशंस अननेसेसरी करवाई या उसको बताया नहीं, या इन्वेस्टिगेशंस करवा के आपको कोई चीज मिली और आपने इन्फॉर्म नहीं किया, या आपने नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाई। फिर सब्सिक्वेंट विजिट्स, आपको पता है कि एक पेशेंट जो है वो जॉन्डिस पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड शुगर्स के साथ है, आपने उसको कोई सब्सिक्वेंट विजिट बताई नहीं, उसने कहा हाँ ठीक है जाओ सब कुछ ठीक है तुम फिर दोबारा आना। हो सकता है कि हमें उसको ट्वाइस वीकली देखना था, पेशेंट ना आए कि उसकी इशू है, लेकिन आपको उसको बताना है, वरना लोग इस पे भी लिटिगेशंस होती हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में कि आपने हमें फ्रीक्वेंट विजिट्स पे क्यों नहीं बुलाया। और इस पे भी लिटिगेशंस हमारे पास आती हैं कि बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि आप इतनी फ्रीक्वेंट विजिट्स क्यों करवा रहे हैं। Then intrauterine growth retardation or restriction, multiple pregnancies, twin pregnancies की multiple complications होती हैं। अगर फर्ज करो वो मोनोकोरियोनिक है और मोनोकोरियोनिक मोनोम्योटिक है, तो the day one you come to know about this, to explain the patient about all the complications that can occur due to multiple pregnancy. Uh, then sex selection and prenatal diagnosis treatment act बहुत अलग चीज है। ये आईवीएफ में होता है कि आपने सेक्स सिलेक्शन किया, मेल और फीमेल का, या फिर आपने नो सिग्नल वाला डाल दिया और उसके अंदर कोई तीसरा सेक्स आ गया, तो वहां पे भी लिटिगेशन हो सकती है। स्कैन्स में लोग बता देते हैं कि जी बॉय है या गर्ल है, या आप डिलीवरी के वक्त बता देते हैं कि जी बॉय है या गर्ल है, और बाद में उनको एम्बिगुअस जेनिटलिया निकलते हैं, तो वहां पे भी लिटिगेशन होती है कि जी हमें ये सेक्स बताया गया था और अब इन्होंने हमें चेंज कर दिया। फिर इंट्रापार्टम केयर में कि आपकी सीटीजी पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट। सीटीजी को इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी सेल्स आ रहे हैं, फिर जो भी उसकी वेरिएबिलिटी कम आ रही है, ये भी आपका एक पॉइंट बनता है। एंड सिजेरियन सेक्शन में डूइंग डिफिकल्ट विजाइनल डिलीवरीज, जहाँ पे मल्टीपल विजाइनल टीयर्स आते हैं पेशेंट को और बेबी को इंजरी हो सकती है। ब्रीच डिलीवरी में बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, हेड नहीं डिलीवर हुआ, आपकी असेसमेंट प्रॉपर नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट डिलीवरीज या फॉरसेप्स या वैक्यूम में आपने बेबी के कप लगाए और बेबी का हेड जो है वो शिग्नॉन या कैपेट सक्सिडम जो भी है, इन दोनों में से कोई भी बनता है, तो वे पेशेंट जो है again that is a point of litigation। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के अंदर शोल्डर डिस्टोर्सिया हो गया, आपने बहुत जबरदस्ती करके बेबी को पुल किया, निकाला, उसका उसकी क्लैविकल रप्चर ब्रेक हो गई, फ्रैक्चर हो गई, उसका आर्म ब्रेक वो हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो ये सारी लिटिगेशन पॉइंट्स होते हैं। पोस्टमार्टम केयर के अंदर आपने आरपीओसीज रह गए, कोई पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा रह गया। पेरीनेटल मॉर्बिडिटी यानी कि कोई ब्रेन डैमेज हुआ है, न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज बच्चे में बाद में निकली, तो वो ये होता है कि व्हाई व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वेयर इट वाज इग्नोर्ड। फिर डैमेज टू द बोन्स एंड विसरस, जैसे शोल्डर डिस्टोर्शन में मैंने आपको बताया, या बीच में विसरस हो सकती इंजरी। एथिकल इश्यूज इन सरोगेसी, मदर कौन थी, किस मदर को लिया, कोई थर्ड पर्सन लिया है, या वो थर्ड पर्सन जो है वो बेबी को क्या करेगा, क्या वो बेबी उसका हो जाएगा। फिर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स एंड प्रेगनेंसी, यहाँ पे भी आपको बताना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको मेडिकेशन और वो देनी पड़ती है कि ताकि बेबी में HIV ना हो। पोटेंशियल एरियाज ऑफ लिटिगेशन इन गायनी में इंट्रा ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स, आपने ऑपरेट किया, गट रप्चर हो गई, कोई वेसल ब्लीड कर गई, वहां पे लिटिगेशन हो जाती है कि जी हमें नहीं पता, आपने ऑर्गन निकालने कुछ और गए थे, गलती से कोई दूसरा ऑर्गन निकल गया। फेलियर टू डायग्नोसिस एंड डिले डायग्नोसिस,
कि एक पेशेंट आ रही है, आपने उसको डिले नहीं किया, वो इतनी क्रिटिकल हो गई और क्रिटिकल होने के बाद आप उसको सर्जरी के लिए लेके गए, तो अगेन दैट इज अ पॉइंट ऑफ लिटिगेशन. तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि मुझे किस पेशेंट को कहाँ बेनिफिट देना है, एंड व्हाट इज द टाइम व्हेन वी शुड ऑपरेट और व्हेन वी शुड मेक अ डिसीजन फॉर द पेशेंट्स केयर, या हमें डिसीजन चेंज करना चाहिए. फिर फेलियर टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लिकेशंस. फर्ज करें आप सर्जरी कर रहे हैं, उसमें कोई गट इंजरी हो गई और वो अननोटिस चली गई, या कोई ब्लैडर इंजरी हो गई अननोटिस चली गई, तो उसके ऊपर भी ये होता है कि लेटर ऑन ये लिटिगेशन का पॉइंट बन जाता है कि अननोटिस किया था आपने, हमें इन्फॉर्म नहीं किया और हमारे पेशेंट के साथ ये हो गया, तो फिर आपको उनके सारे बायलॉज जवाब देने पड़ते हैं. फील्ड स्टेरिलाइजेशन, जब आप डिलीवरी के दौरान या आप सिजेरियन के दौरान आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं, तो वहां पे भी बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि फेल्ड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है आपकी स्टेरिलाइजेशन. फर्स्ट करें आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्यूब सही नहीं किया, पकड़ के आपने राउंड लिगामेंट टाई कर दिया, और आप समझे कि मैंने बहुत अच्छी सर्जरी कर ली और पेशेंट जो है वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होकर आ गई, तो वो आप पे सू कर सकती है. फेलियर टू वार्न और इनएडिक्वेट कंसेंट, बात बताई है नहीं और कंसेंट कुछ और लिखा हुआ और उधर कुछ और लिखा हुआ. Sexual assault and rape must be handled in a sensitive manner while complying with forensic procedures. Domestic violence है, sexual violence है, इन सब को भी आपने जो है यूनाइटेड नेशंस और उनके बाय ह्यूमन राइट्स आपको डील करना होता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते. आपको अगर सेक्सुअल असॉल्ट है तो उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है पूरा कि किस तरह से आपने पेशेंट के स्पेसिमेंस लेने हैं, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है. Consent form is the single most important document created in the presence of the patient, which removes obstacles to effective communication concerning choice. The key to effective communication is you engage with the patient's empathizing with her needs, educating her as to the available options, and enlisting her approval for the appropriate choice. यानी आप उसको समझाएं, आप उसकी प्रॉब्लम के साथ डील करें, उसको ऑप्शंस दें और उसका अप्रूवल कीजिए. Only after engagement, empathy, and education, it is appropriate for a clinician to ask for the approval of the patient. It will always be appropriate to record the decision. It will sometimes be appropriate for the patient to append her signature to an appropriate form. Valid consent must be taken from the patient. हम जो कंसेंट लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमने जितनी भी आपको लिटिगेशंस बताई हैं, हम उन सब लिटिगेशंस को ओवरकम कर सकें. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अबॉर्शंस, ये उनकी भी कंप्लेंट्स और लिटिगेशंस आ सकती हैं आपके ऊपर कि आपने वो किया. Failed sterilization, historically single operation, most likely to give rise to litigations. And two aspects of ये होती है कि या तो आपने inadequate consent लिया है या आपने defective सर्जरी की है. आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं आपके बच्चे बंद करूंगी और इसमें इतने % चांसेस ऑफ फेलियर है. अगर आपने ये नहीं बताया तो यस, देन यू आर एट अ फॉल्ट. आईयूसीडी डालते वक्त आपने नहीं बताया कि जी ये आईयूसीडी परफोरेट भी कर सकता है, ये गिर भी सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये रिसीव करके किसी और जगह जाके गट वगैरह में भी हो सकता है, और आईयूसीडी डालने के बावजूद भी वहां पे आपके पास इतने % चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं. अगर ये सब आपने बताया, डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो फिर कोई मसला नहीं है. और आपने नहीं बताया, सिर्फ प्रोसीजर कर दिया, तो फिर आपके साथ पॉसिबिलिटी है फॉर लिटिगेशन. पिल फेलियर, मिस पिल, मतलब आपने गोली तो दे दी कि जाओ जाके ओरल पिल्स खा लो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जी अगर आपने बीच में 2 दफा या 3 दफा छोड़ दिया या इरेगुलर यूज आपने किया तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं. अगेन दैट इज द पॉइंट ऑफ लिटिगेशन. ways to minimize जो है वो है कि मेडिको लीगल अफेयर्स का हेल्थ प्रैक्टिशनर शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस इन लॉ दैट मे इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस. कल लास्ट ईयर जो थी वो किस चीज की अलाउड था आप लोगों एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, अब आपके पास कौन कौन से फर्दर राइट्स आ गए हैं. फिर कोड ऑफ एथिक्स जो है फॉर मिडवाइफ शुड बी फॉलो, और कोड ऑफ एथिक्स फॉर द प्रैक्टिशनर्स, तो प्रैक्टिशनर्स अपने फॉलो करें, मिडवाइफ अपने फॉलो करें. ऑफ कोर्स गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ये बार बार हम पहले भी कह चुके हैं कि गुड काउंसलिंग, क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, बात आप उसको वो करें, मिसकंसेप्शन में पेशेंट ना रहे, और अगर उसको बात ना समझ आए तो आप उसको रिपीट करें या किसी ऐसे को बुलाएं जो उसके साथ ही बात को समझ सके.
जब भी आप एक प्रॉपर कंसेंट लेते हैं तो उसके बाद फिर हेल्थ प्रोवाइडर्स दे हैव टू इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट शुड बी डिस्प्लेस्ड। एक जगह पे लोग पेशेंट बुक कर लेते हैं और अगर उधर कोई हाई रिस्क सर्जरी करने के चांसेस नहीं हो, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं होता और वो फिर भी वहाँ सर्जरी करते हैं और उसमें कोई मिसहैप हो जाता है, तो पेशेंट हैज गॉट द राइट टू कैरी ऑन विद द लिटिगेशन। आपने उसको बताना होगा कि भाई मेरे पास इतनी फैसिलिटी, मेरे पास आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, मैं आपको प्लेसेंटा फ्री पे ऑपरेट नहीं कर सकती इस जगह पर, तो आप चले जाइए किसी बड़े सेटअप पे, वो इन टर्शियरी केयर सेंटर। दिस इज द जॉब ऑफ द डॉक्टर। क्वालिटी ऑफ केयर, ऑफ कोर्स गुड कंसल्टेंट इज नीडेड, मतलब इनएडिक्वेट आप पदवी के ऊपर उनको सीनियरिटी ना दें ताकि ये कि उनके साथ मसले ना हो, और फिर नर्सिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए जो कि उसकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट केयर में पेशेंट के। कैसे हम इसको कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग, तो ठीक है हम लोग किसी टर्शियरी केयर सेंटर में बैठे हैं, हमारी तो रेगुलर वर्कशॉप्स हम सीएमईज कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो कि पेरिफेरी या जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि रेगुलर सीएमईज करें, उनका रेगुलर सीएमईज में आके ज्वाइन करें और उनकी ऑडिट्स होनी चाहिए जहाँ पे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, इवन इन अ टर्शियरी केयर सेंटर हम लोगों की मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो होती है वो एवरी मंथ डिस्कस होती है कि हम वेयर डिड वी वेंट रॉन्ग और वेयर द पेशेंट वाज क्रिटिकल। हम उस जगह को भी इन्फॉर्म करते हैं जहां से हमारे पास रेफर होता है कि भाई आप अगर ये बात आपके पास अवेलेबल नहीं था तो फिर आप उसको अर्ली रेफरल कर देते हो, और अगर आया था तो हमारे स्टाफ में हमारे टाइम में कहाँ डिले हुई, ईआर से हमारे पास देर से आई या हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उस वक्त हम नहीं दे सके, तो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ पेशेंट्स मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। So this is always done in our department every month and ideally it should be done everywhere. सेकेंड ओपिनियन, आपको डिसीजन नहीं समझ आ रहा, आप अपने कुलीग से सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, कोई बेइज्जती की बात नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, देयर आर एट टाइम्स कि आप पेशेंट्स के डिसीजंस में बाइज्ड हो जाते हैं, आप नहीं डिसीजन ले पा रहे होते, तो आप अपने फेलो कुलीग को इन्वॉल्व करें और वो देखें कि एज अ थर्ड पर्सन उसकी डिसीजंस क्या है। बस डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कीजिए। आप फाइनल ईयर्स के लिए ये एक बात है कि व्हेन यू विल बिकम एन हाउस ऑफिसर, डॉक्यूमेंटेशन कि पेशेंट से आपने क्या बात किया वो आप डॉक्यूमेंट करें, पेशेंट ने आपसे क्या बात की वो डॉक्यूमेंट करें, किस चीज पे कंसेंसस पे आप लोग आए वो आप बात करें, मतलब everything has to be in a record keeping. If you have done everything and you have not written anything, you've not documented anything, then it means that you haven't done it all. Okay, then the risk management involves the limiting the health risk of the patient and reduce the legal risk. एक high risk patient है, आपने उसको वार्ड में छोड़ा है, आपको रिस्क मैनेजमेंट इस वक्त आनी चाहिए कि मैं इसको कहाँ से निकाल के किधर ले आऊं, तो ताकि फिर मैं इसको एक बेटर केयर दे सकूं। स्टाफ जो है या जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वार्ड में, तो मैं इस हाई रिस्क को नहीं रख सकती। आप हाई डिपेंडेंसी में लाने के बाद भी ये देखिए कि क्या ये हाई डिपेंडेंसी से बियॉन्ड जा रही है तो हम इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दें। So these are the risk managements that you have to do at that time. All right. Thank you very much. I think we've done with this now. Yusra? Yes, ma'am. वापस आ जाए आप। जी मैम, हो गया आपका एंड ना? Yes, mine is done. बस यहाँ तक ही मेरी लास्ट स्लाइड थी। Okay. We are done with this. Okay, ma'am.